नमस्कार। वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वाले वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका जो कक्षा 10वीं का जो साइंस विषय है उसके अंतर्गत जो फिजिक्स विषय आता है उसका चैप्टर 2 है, जो कि है प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हमने इसका चैप्टर 1 जो था प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में पूरा देख लिया था। उसका ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक सारा चीज़ देख लिया था। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग आपका प्रकाश का अपवर्तन का पूरा ऑब्जेक्टिव एवं क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो कि आपके साथ इस वर्ष कक्षा 10वीं में अध्ययन कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के अपडेट तथा तमाम जानकारियाँ आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह जो आपका चैप्टर है, चैप्टर संख्या 2, जिसका नाम है आपका प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हमने प्रकाश के परिवर्तन का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक करवा दिया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके साइंस वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जा करके देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग कुल ऑब्जेक्टिव तथा क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की हम लोग बात करें इसमें, तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो देखिए, सब जितना भी चीज़ होता है उसमें संसार पे जितना भी माध्यम है उसमें सबसे अधिक निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो यानी कि निर्वात का जब आपसे पूछेगा तो उसके अपेक्षा बाकी सब कम ही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, कम, वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या अगला आपका पूछ रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, तो यह तो सबको को पता है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था। यह सब क्वेश्चन ही बैंक का प्रश्न है जो कि पहले एग्जाम में पूछ गया है, और उन्हीं प्रश्न को हमने उठाया है जो कि आपको लिए इम्पोर्टेंट हो। फिर तीसरा है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण। तो यह तो सबको को पता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कोई भी चीज़ अपने वास्तविक स्थिति से उठी हुई प्रतीत होती है, इसलिए प्रकाश का जल भी कम गहरा नजर आता है। अगला प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो देखिए, आवर्धन जो होता है उसका कोई भी ऐसा ही मात्रक होता है नहीं होता है, यानी कि उसका आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो आपको नहीं पता होगा तो हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं लेंस का डायग्राम। तो देखिए, लेंस कुछ इस प्रकार का, यह हम उत्तल लेंस का उदाहरण ले रहे हैं। इसके बीच से एक अक्ष जाता है, यह बीच से, और यहाँ पे इसका F1 होता है और यहाँ 2F1 होता है। वो मतलब यहाँ F2 होता है और यहाँ 2F2 होता है। मतलब मुख्य फोकस की संख्या लेंस में 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या अगला आपका कह रहा है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो लेंस का आवर्धन होता है V/U। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7 की, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा, प्रकाश का अपवर्तन का नियम भी है कि साइन I/साइन R होता है। म्यू, इसका इस संकेत को हम लोग म्यू कहते हैं। तो म्यू बराबर आपतन कोण की जया बटा परावर्तन कोण की जया का एक नियतांक होता है। यह प्रकाश का अपवर्तन का नियम है। तो यह ऑप्शन नंबर बी आपका साइन I/साइन R हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 की, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आपका जो हीरा तत्व होता है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 की, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो यह प्रश्न आपको उलझा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे यदि आपको लेंस की जगह पे दर्पण पूछता तो यह अवतल दर्पण होता है, क्योंकि अवतल दर्पण किसी भी रेखा किरण पुंज को एक बिंदु पर फोकसित करती है, इसलिए अपसारी दर्पण कहता तो वह अवतल दर्पण होता। परंतु यहाँ अपसारी लेंस कर रहा है तो अपसारी लेंस उत्तल लेंस होता है, क्योंकि यह किसी भी किरण होता है
उसे एक बिंदु पर आके के मिला देती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या हम लोग 10वीं की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक आपको पता होना चाहिए कि डी होता है और इसका 1D बराबर होता है 1m-1, यह होता है आपका। फिर बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि लेंस या दर्पण कुछ भी पूछें तो यह जो उत्तल है इसका लेंस का भी धनात्मक होता है और दर्पण का भी फोकस दूरी धनात्मक होता है। फिर हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 12वां, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो देखिए सबसे अधिकतम प्रकाश की चाल आपका निर्वात में होती है। निर्वात के अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है हवा में, मतलब कि वायु में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है 13 नंबर की, शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे आप। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं जो शब्दकोश मतलब डिक्शनरी का छोटा अक्षर है उसको पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। तो इसमें पहले से तो आप लोग अवतल को काट दीजिए, क्योंकि अवतल से शब्दकोश के छोटे अक्षर को नहीं पढ़ा जाएगा। और बात कर रही कि यह जो छोटा अक्षर होगा तो इसके लिए यहाँ 5 सेंटीमीटर यानी कम का जरूरत पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करें, प्रश्न संख्या 14 है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁻10। यहाँ पे आप यहाँ 8 छूट गया है, 3×10⁸ सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परंतु यहाँ पे 8 स्क्वायर में आप लोग जोड़ लीजिएगा, या टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। फिर हम लोग अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 15 कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। उत्तल लेंस का फोकस दूरी पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्षमता पूछ रहा है तो क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/F मीटर में, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर का रहा है तो यहाँ पे आपको 100 देना पड़ेगा, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है हमें। तो आपका यहाँ पे सूत्र बन जाएगा P बराबर 100/F। तो यहाँ पे F का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो 5 से 100 चल जाएगा आपका कितना बार में, माफ़ करिएगा, यहाँ F का मान दिया है 20, तो 20 5 100 5 बार में कट जाएगा। अब चूंकि उत्तल लेंस से पूछ रहा है तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा प्लस में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, +5 डायोप्टर। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो इस प्रश्न को आप गाढ़ बांध लीजिए, क्योंकि यह जो प्रश्न है आपका यह बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। 12 17 अभी इसका डाटा पूरा नहीं दिया गया है, परंतु यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्योंकि मिट्टी ऐसा पदार्थ है जो आपको पता है होना चाहिए कि आपने अपवर्तन में सबसे पहले यही पढ़ा है कि प्रकाश का अपवर्तन केवल पारदर्शी पदार्थ से होता है। तो इन तीनों को आप कंपेयर करेंगे तो ये तीनों पारदर्शी है, परंतु मिट्टी अपारदर्शी पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 17वां की कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो ये तो बच्चों को भी पता है कि 2 नियम हैं, चाहे वह परिवर्तन पूछे या अपवर्तन। अपवर्तन में यही होता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, और दूसरा होता है sin I/sin R। यही 2 इसका सूत्र नियम होता है प्रकाश के अपवर्तन के। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ लेंस पूछा जा रहा है तो अवतल लेंस होगा। यदि दर्पण पूछा जाता तो यहाँ पे उत्तल दर्पण होता। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लें। अगला प्रश्न है 1A का मान होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 10 - 10 m। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 12 उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस किस प्रकार का होता है। तो आप लोग उत्तल लेंस का चित्र देखे होंगे, वह कुछ इस प्रकार का होता है, मतलब कि यह बीच में ज़्यादा मोटा होता है और किनारे में पतला होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब की उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। तो देखिए इसका हम लोग चित्र बना लेते हैं फटाक से। तो यह जो देख लीजिए आप, उत्तल लेंस आपका बन गया। इसका एक मुख्य अक्ष चल जाएगा
और बीच से यहाँ केंद्र चल जाएगा। यह आपका प्रकाशीय बिंदु हो जाएगा, यह F1 हो जाएगा, यह F2 हो जाएगा। यहाँ पे यह 2F1 हो जाएगा, यह F1, यह 2F1, फिर यह 2, फिर F2 और 2F2। ठीक, उसके बाद इसका कलर हम लोग चेंज कर ले जाके, समझ में आपको। उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब को यहाँ पे रख देंगे, वस्तु को यहाँ पे रख देंगे। यह इससे जाएगा, आपतित किरण जाएगा, तो यह जो परिवर्तन होगा तो इसके बाद यह फोकस से होकर गुजरेगा, क्योंकि यह मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है। और फिर यहाँ से एक ठे केंद्र से हम लोग निकालेंगे, प्रकाशीय केंद्र से, और यह यहाँ से जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह समान आकार का आप देख सकते हैं बनेगा। तो यह इसका वक्रता केंद्र पर समान आकार का बनता है। अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लें। अगला प्रश्न है 22 नंबर, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहेगा। तो वस्तु कहाँ रहेगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस में। तो इसके लिए केवल एक शर्त है, फोकस और लेंस के बीच में रहेगा तभी काल्पनिक बनेगा, और आवर्धित मतलब बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद बात कर लेते हम लोग अगला नंबर प्रश्न संख्या 23 की। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन बना सकता है? तो उत्तल लेंस ही बना सकता है। यहाँ दर्पण का पूछा जाता है तो अवतल दर्पण बना सकता था। फिर हम लोग बात कर लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 24 की। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस पर अपवर्तित होती है तो उस बिंदु को क्या कहेंगे? तो उसे फोकस कहेंगे, कि जहाँ पे आपको निकल करके किरणें जहाँ पे अपवर्तित होंगी तो उसे फोकस ही कहा जाता है। फोकस को एफ से संकेत करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 25 की। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। तो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें क्या उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस किसी भी वस्तु का एकदम बड़ा चीज़ को छोटा में रख लेगा, जिससे कि आराम से सब चीज़ कैमरा में कैद हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 26 है। किसी गोलीय दर्पण का किसी पतले गोलीय लेंस दोनों के बीच की दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो दोनों के यदि बीच की दूरियां 15 सेंटीमीटर का है तो वह जो थी होगा गोलीय लेंस वह अवतल कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। इन चारों में से प्रकाश का चाल न्यूनतम कितना होता है? तो देखिए, आप लोगों को पता है ना कि सबसे अधिक होता है आपका निर्वात में, फिर उसके बाद उसके अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है आपका वायु में, फिर जल में, सबसे कम आपका कांच में हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। एक पारदर्शक गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा वृत्तीय त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो यदि इसका बाहरी कर रहा है 20 और भीतरी कर रहा है 19, मतलब कम थोड़ा सा, और आपतित प्रकाश के लिए कर रहा है, तो यह उत्तल लेंस की भांति स्वभाव व्यवहार करेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो ये तो बहुत बार हमने बता दिया, आपका 2 नियम होता है। अगले प्रश्न की ओर चले हम लोग। अगला प्रश्न है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो अपवर्तनांक का हमने आपको सूत्र आगे बताया कि sin I बटे sin R। ठीक है, किसी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की हम लोग बात करें कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो यह ऑप्शन नंबर सी गलत है। यहाँ डी होगा, डायोप्टर, सेंटीमीटर नहीं डायोप्टर होगा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 32। उत्तल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है? तो यह पहले भी हमने प्रश्न देख लिया, V बटा U होता है उत्तल लेंस का आवर्धन, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की दूरी। फिर हीरे का अपवर्तनांक, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है। तो यह एग्जाम में कई बार भी पूछा गया है। तो यह 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो देखिए, अब यदि अपसारी दर्पण पूछेगा तो वह उत्तल होगा, यदि अपसारी लेंस पूछेगा तो वह अवतल होगा, यदि अभिसारी लेंस पूछेगा तो वह उत्तल लेंस होगा, यदि अपसारी दर्पण पूछेगा तो यह
अवतल दर्पण होगा। यहाँ पूछ रहा है आपका अपसारी लेंस, तो अपसारी लेंस आपका अवतल लेंस को कहते हैं, क्योंकि यह किसी भी एक बिंदु से किरणों को विभिन्न दिशाओं में भेजती है। फिर अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें अभिलंब किरण मुड़ जाती है। तो देखिए विरल माध्यम क्या, सघन माध्यम क्या होता है, यह सब पहले समझ लें हम लोग। तो विरल माध्यम वैसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, और सघन माध्यम मतलब प्रकाश की चाल जिसमें कम होती है। तो देखिए एक पानी, इस बकेट हम लोग ले लेते हैं, इसमें से एक किरणें आई और उसके बाद यह एक अभिलंब हम लोग दे देते हैं। इसका चित्र हम आपको बता देते हैं क्योंकि यह एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है। तो जब आपको कहेगा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो वायु, चूंकि वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है तो यह वायु हो जाएगा, और यह जल है तो यह वायु विरल हो जाएगा, जल हो जाएगा सघन। तो यह जब वायु मतलब विरल से सघन में आता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ता है, यानी कि यह थोड़ा सा इस प्रकार से मुड़ जाएगा अपनी वास्तविक स्थिति से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो लेंस या दर्पण कुछ भी पूछे तो आपको उत्तर लेंस, उत्तल दर्पण कुछ भी मार देना है, फोकस दूरी धनात्मक में। फिर अगला है कि चिन्हों की निर्देशांक परिमाती में धनात्मक फोकस दूरी होता है। तो फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है, तो अभी हमने आपको बताया, चाहे वह लेंस हो या दर्पण, उत्तल का हमेशा फोकस दूरी धनात्मक ही होगा। तो उत्तल लेंस का भी धनात्मक होगा, उत्तल दर्पण का भी धनात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर हम लोग अगले प्रश्न की बात करें कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने वाला आपतन कोण और परावर्तन कोण का संबंध क्या है। तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो यह आपका बी सही हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, निर्देशांक चिन्ह प्रपाती में सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो निर्देशांक चिन्ह प्रपाती आपका जो होता है, यह चिन्ह प्रपाती जो इस प्रकार से बनता है, इसमें सभी जो दूरी आपका यहाँ से नापा जाता है, मतलब ध्रुव जिसे कहते हैं, पी से संकेत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, खत्म हो गया। तो देखिए इस प्रकार से आपका जो टोटल 39 प्रश्न था चैप्टर नंबर 2 में, आप बताइएगा आपका कितना सही हुआ। इसमें से पूरा हमने ऑब्जेक्टिव जितना भी इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम के लिए था सारा हमने कवर करवा दिया। इससे पहले वाले वीडियो में चैप्टर 1 का भी हमने कवर करवा दिया था। जल्द ही हम लोग चैप्टर नंबर 3 का भी लेके आने वाले हैं, जिसका नाम है मानव नेत्र। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है। और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल एपी लर्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका आपको PDF में नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां जाके आप सर्च मारिएगा एपी लर्निंग, तो उसमें हम विभिन्न प्रकार की लिंक्स भी शेयर करते रहते हैं जो कि बिहार बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो तमाम अपडेट के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम में भी और यहाँ भी। और बात है इसका नोट्स की है, तो यह हम आपको टेलीग्राम में भेज देंगे। अपने दोस्तों पर ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ज्ञान को कभी सीमित नहीं रखना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।